जय हिंद दोस्तों, मैं आशु गौर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम आप सबको पता है, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। उसमें कल हमने किया था नंबर ऑफ़ फैक्टर्स की गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, ये सब मैंने कल बताया था। उसके बाद मैंने वो भी बताया था कि अगर आपसे सम ऑफ फैक्टर्स पूछ ले, सम ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों का जोड़, तो ये भी हमने कल निकालना सीखा था। ठीक है, तो ये सब मैंने कल आपको पढ़ा दिया था। सम ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, उसमें भी अलग अलग तरह से फैक्टर निकालना, जैसे कि ओड फैक्टर, फिर इवन फैक्टर, या फिर ऐसे दे दे कोई भी कि 3 के मल्टीपल फैक्टर, कि वे फैक्टर उन फैक्टरों की संख्या जो 3 के मल्टीपल है। नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3 या मल्टीपल ऑफ 6, इस तरह के क्वेश्चन कल मैंने आप लोगों को सोल्व करना बताया था। ठीक है, अब उसके बाद आगे पढ़ेंगे। आगे हम क्या पढ़ेंगे, चलो उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद एक तरह से और आपसे पूछता है कि फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे फैक्टरों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, उन फैक्टरों की संख्या जो पूर्ण वर्ग है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उन फैक्टरों की संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग है, या फिर इसमें परफेक्ट क्यूब भी पूछ लेता है, परफेक्ट क्यूब। तो ये दोनों हम सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी एक एग्जांपल ले लो। ठीक है भाई, कोई भी एग्जांपल उठा लो आप। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिख लिया 336, चलो यही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसके प्राइम फैक्टर करोगे, तो प्राइम फैक्टर कैसे होंगे ये भी मैंने सिखाया था। ठीक, तो भाई ये नंबर भी ऐसा ले लिया मैंने। 2 से करोगे कितना आएगा, 2 ही कम 2, 13, 2 छिक 12 और 2 अठे 16। फिर 2 से करोगे 2 अठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से करोगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और ये तो पता ही है भाई सबको, 2 से करोगे तो 21, फिर 3 से 7 और फिर एक 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी आई, 4। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 गुना 7 की पावर 1। तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर। उसके बाद उसने सबसे पहले हम निकालेंगे स्क्वायर, नंबर ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि इसकी जब पावर लिखोगे, जैसे 2 की पावर 4 है तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से। कल भी बताया था 2 की पावर 0 होगा, 2 की पावर 1 होगा, 2 की पावर 2 होगा, 2 की पावर 3 होगा, 2 की पावर 4 होगा। और 3 के कौन कौन से होंगे, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, और साथ में यहाँ पे भी 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1, ये सब होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद आपसे पूछा है परफेक्ट स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ पे इन फैक्टर्स में परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं, तो 2 की पावर 0 ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, 2 की पावर 2 परफेक्ट स्क्वायर होगा, 2 की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखोगे तो 3 की पावर 0 परफेक्ट स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 7 की पावर 0। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे जो बचे। ठीक है भाई, परफेक्ट स्क्वायर मतलब पावर 2 होनी चाहिए भाई, तो इन्हीं की पावर मतलब 2 हो या 2 की मल्टीपल हो। ठीक है, अब यहाँ से काउंट करो ये कितनी हुई, 2 की पावर कितनी है जो परफेक्ट स्क्वायर है, 1 2 3, कितनी है भाई 3, तो 3 गुना में यहाँ पे कितनी है 1 1, और इनमें से क्या है 1, तो गुना में 1, तो कितना आ गया ये 3 ही कम 3 ही कम 3, तो कितना आ गया 3। यही इसका आंसर होगा। तो जब आपसे परफेक्ट स्क्वायर पूछेगा तो आपको वे पावर काउंट करनी है, सिर्फ वे वाले फैक्टर जिनकी पावर क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। जैसे यहाँ पे 4 थी तो ये परफेक्ट स्क्वायर, 2 और 0। ठीक है, हमने यही काउंट की। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद देखते हैं परफेक्ट क्यूब। जब परफेक्ट क्यूब पूछ लेगा आपसे तो कैसे करोगे, परफेक्ट क्यूब को भी देख लेते हैं। कोई एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ही पूछ लिया आपसे कि 2 की पावर 7
गुना 3 की पावर 5 गुना 7 की पावर 3 गुना 11 की पावर 2 में उन गुणनखंडों की संख्या। देखो मैं हर क्वेश्चन में इंग्लिश हिंदी सब मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि ना तो इंग्लिश मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम हो और ना हिंदी वालों को। उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन है, ठीक है। अब की बार वे गुणनखंड बताने हैं जो क्या है, पूर्ण घन है। तो सबसे पहले तो देखो इस तरह का भी क्वेश्चन दे देता है आपको, प्राइम फैक्टर करके ही दे देगा, ठीक है। तो आपको इसमें और आसान पड़ जाता है डायरेक्ट। अब क्या करना है आपको, बस पावर काउंट करनी है। तो मैं अगर 2 की पावर देखूंगा तो 2 की पावर 0, 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, ये सब है। 3 की पावर देखोगे तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 5। अब 7 की देखोगे तो 7 की 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3। 11 की लिखोगे 11 की 0, 11 की पावर 1 और 11 की पावर 11 की पावर 2, ठीक है। तो सारी पावर मैंने लिख ली, ठीक है भाई। अब इसमें से काउंट करो कि कौन कौन सी परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो देखो 1, 2, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इस बार परफेक्ट क्यूब पूछा है, पूर्ण घन पूछा है हमारे से, ठीक है। दोबारा काउंट करते हैं पूर्ण घन। देखो अब कौन कौन सी होगी। तो 2 की पावर 0, ये देखो 0 जो है, 0 का मतलब होता है 1। अब 1 तो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है, तो 1 दोनों में काउंट होगा। फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 6, ठीक है भाई, कितनी होगी ये 3। अब 3 की पावर देखते हैं 1, ये 2, बस यहाँ से हमें 2 पावर मिली, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 1 और 2। अब 11 में देखोगे तो 0 वाली और बस 1 ही मिली यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, सिर्फ 1 पावर ऐसी मिली जो पूर्ण घन है। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो इसमें जो परफेक्ट क्यूब होंगे, वे गुणनखंड जो परफेक्ट क्यूब है, उनकी संख्या कितनी है, 12। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। अब अगर तुम्हें जैसे ये पावर है, ये लिखनी पड़ी मुझे, तो इसमें लिखने में काउंट करने में दिक्कत हो रही, तो आसानी से इजीली ऐसे भी कर सकते हो। जैसे इसकी पावर कितनी है, 7, 2 की पावर कितनी है, 7, ठीक है। अब देखो इसे क्या करो, तुम 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हम यहाँ पे पूर्ण घन निकाल रहे हैं और घन की पावर होती है 3। तो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6, कितना आ गया, 2, ठीक है। अब जैसे 3 की पावर 5 है, तो 5 को डिवाइड करोगे 3 से, 3 एकम 3, 1 आ गया। अब यहाँ पे 3 है, तो 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। और ऐसे ही 11 की पावर 2। अब 11 की पावर 2 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा, बताओ भाई, 0 बार। हम 1 बार भी नहीं चला सकते, वो भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो जब ऐसे लिख लोगे तो फिर वो पहले वाला मेथड जब काउंट करने का बताया था ना, सब में 1 जोड़ के गुना कर दो। सब में क्या करो, 1 1 ऐड करो और गुना कर दो, +1, ठीक है, और गुना कर दो। इनकी तो गुना हो जाएगी भाई, 3 गुना 2 गुना ये वाला 2 और गुना में ये 1, ठीक है। तो भी आंसर क्या आएगा भाई आपका, 12। ऐसे आप जल्दी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं लिखने की, फिर ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा कैसे हम परफेक्ट क्यूब निकालेंगे और कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। अगर किसी को मतलब डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार रिपीट करके ज़रूर देख लो इसे दोबारा से, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे से बात समझ में आ जाएगी आपके। कोई भी एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो ये लेते हैं 3600, ठीक है, 3600 के, ठीक है, 3600 के उन फैक्टरों की संख्या बतानी है जो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। और दो वो भी परफेक्ट क्यूब भी बताएंगे, ठीक है, परफेक्ट क्यूब दोनों निकाल के बताएंगे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हम परफेक्ट स्क्वायर भी और परफेक्ट क्यूब भी। तो सबसे पहले तो इसके प्राइम फैक्टर करोगे, करो भाई इसके गुणनखंड। तो 36 तो होता है 6 का स्क्वायर
गुना, और 100 को कैसे लिख देंगे हम, 5 का स्क्वायर गुना में 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे 6 को भी और तोड़ दो, 6 को 2 का स्क्वायर गुना में 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, ये तो सब है ही, 1 मिनट, ये तो लिखा ही हुआ है। अब क्या करोगे भाई, ये देखो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 कितनी होगी, 2 की पावर तो होगी मेरे पास 4, फिर उसके बाद 3 की पावर है 2 और 5 की पावर है 2, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसे प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया। अब देखो इसने पूछा है परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर देखो यहाँ से ऐसे भी काउंट कर सकते हो तुम बिना लिखे, जैसे 2 की पावर 0 होगा, फिर 2 की पावर 2 होगा, फिर 2 की पावर 4 होगा, ठीक है, यही होंगे परफेक्ट स्क्वायर। अब इसके काउंट करोगे तो 3 की पावर 0 होगा और 3 की पावर 2 होगा, ठीक है। जब इसके काउंट करोगे तो 5 की पावर 0 होगा और 5 की पावर 2 होगा, यही तो होंगे परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये वाली कितनी पावर आ गई मेरे पास, ये हो गई भाई 3, ये कितनी होगी 2 और वो लास्ट वाला भी 2, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6 दूनी 12, इसकी भी 12 ही आए, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब होगा, ठीक है भाई। अब जब परफेक्ट क्यूब निकालने की बात होगी, परफेक्ट क्यूब, तो फिर हम क्या करेंगे दोबारा से। अब देखो 2 की पावर 4 में कितने परफेक्ट क्यूब होंगे, तो 2 की पावर 0 होगा और 2 की पावर 3 होगा, ठीक है भाई, 2 ही होंगे। अब इसमें देखोगे जब, तो 3 की पावर 0 सिर्फ यही होगा, और 5 पे देखोगे जब, तो 5 की पावर 0, एकमात्र यही फैक्टर ऐसा होगा जो परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। अब इन्हें काउंट कर लोगे फटाफट, तो ये कितने हैं, 2 गुना 1 गुना 1, तो कितना आ गया बराबर, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जिसे अभी भी कोई दिक्कत है भाई तो एक बार रिपीट करके ज़रूर देख ले, ठीक है, समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर, सम ऑफ फैक्टर भी बता दिया मैंने। हाँ, तो एक और चीज़ वैसे बहुत रेयर है लेकिन कभी पूछ ले, आपको बस पता होना चाहिए कि अगर कभी पूछ ही लिया, ठीक है, वैसे तो नहीं पूछता लेकिन मान लो फिर भी पूछ लिया तो आप करोगे कैसे। तो क्या पूछ लेता है, एवरेज ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, मतलब गुणनखंडों का औसत, गुणनखंडों का औसत, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो भाई औसत का फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, जो औसत का फॉर्मूला है बस उसी का यूज़ करना है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग, ठीक है, बटे में कुल संख्या, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, ठीक है, यही तो होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नंबर्स की जगह पे क्या लिख देंगे, फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। फैक्टरों का जोड़ बटे में फैक्टरों की संख्या, और मैंने दोनों चीज़ आपको निकालनी बता दी, सम ऑफ फैक्टर भी सिखाया था कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ फैक्टर भी, ठीक है। तो आप बड़ी आसानी से निकाल लोगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले भी लेते हैं, चलो जल्दी से करेंगे, 100 का ही निकाल के दिखा देते हैं। 100 के फैक्टर करोगे तो 5 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2, ठीक है। अब फैक्टरों की संख्या कितनी होगी, इसमें फैक्टरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 गुना 3 बराबर 9, और सम ऑफ फैक्टर कितना होगा, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ठीक है। और इधर क्या होगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है। अब इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 प्लस 5 प्लस 25, और यहाँ पे क्या आएगा भाई, 1 प्लस 2 प्लस 4, तो कितना हो गया, 4 2 6 और 1 7, और इधर कितना आ गया भाई आपका 25 और 5 30 और 1 31, ठीक है। तो एवरेज क्या हो जाएगा भाई, एवरेज निकाल लोगे तो सम ऑफ फैक्टर कितना है, 31 गुना 7 अपॉन में नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 9, तो ये कटेगा भी नहीं मेरे ख्याल से, 3 और 1 4, ठीक है। तो ये कटेगा तो है नहीं, तो यही इसका आंसर होगा, 7 ही कम 7 7 21 बटे 9, ठीक है, ये इसका
आंसर होगा। ठीक है, एवरेज ऑफ फैक्टर्स। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद लास्ट जो है इसमें फैक्टर्स में लास्ट क्या है, बिल्कुल अब आखिरी होगा बिल्कुल, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा इसमें। तो लास्ट आपसे क्या पूछ लेते हैं कभी कभी कि फैक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टरों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर भी लिख देता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर लिखा होता है। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, अब देखो क्या होगा, मतलब गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है, तो वो कैसे निकाल लेंगे हम, वो भी सीख लेते हैं। मान लो कोई भी एग्जांपल ले लेंगे, एक एग्जांपल ले लिया मैंने 72। ठीक है, अब इसका बताना है मुझे कि इसके गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझा देते हैं कैसा आता है। ये जैसे मान लो 24 है। ठीक है, तो 24 के अगर गुणनखंड देखोगे क्या आएंगे भाई, 1 2 3 4 5 नहीं होता 6 8 फिर 9 10 11 12, फिर 12 के बाद क्या होगा, 12 के बाद तो सीधा क्या होगा इसके बाद 12 24 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या आगे इसके नंबर सारे फैक्टर लिख दिए मैंने। ठीक है, 24 के जितने भी गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनका गुणनफल। अब देखो अगर मैं इन्हें की गुना करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, इनकी सबकी मल्टीप्लाई होगी आपस में। लेकिन अगर मैं देखो फर्स्ट वाले की इससे मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ गया 24, फिर दूसरी बार में मैं 2 की मल्टीप्लाई की 12 में तो कितना आ गया 24, फिर तीसरी बार में 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ 8 में तो कितना आएगा 24, और इसी तरह 4 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 24। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो मेरे पास क्या आ गया 24 गुना 24 गुना 24 गुना 24, या मैं क्या लिख दूंगा इसे 24 की पावर 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इसका गुणनफल क्या होगा, 24 की पावर 4 इसका गुणनफल होगा। ठीक है, अब इसको देखो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ऊपर वाले मेथड्स को यूज़ करके। अब वो कैसे करेंगे, अगर मैं देखो 24 के गुणनखंडों की संख्या निकाल लूँ कितनी होगी, तो 24 के गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलेगी, फैक्टर करोगे इसके 8 गुना 3, 8 के 24, ये होता है 2 की पावर 3 और ये 3। तो अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, ये पावर को 1 बढ़ा के लिखते हैं 4 गुना इसकी पावर है 1, तो 1 को 1 बढ़ा के लिखोगे 2, कितना आ गया 8, कितना आ गया 8। ठीक है, तो जो भी गुणनखंडों की संख्या आती है, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों की संख्या, उसका क्या कर दो आधा कर दो। ठीक है, उसका क्या कर दो आधा। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो और उस संख्या की पावर लगा दो। समझ में आई बात। इसका आधा करेंगे 8/2 कितना आ गया भाई 4, और उसकी पावर लिख दोगे इसे संख्या की, जो भी संख्या होगी उसकी पावर में लिख देंगे इसे। ठीक है, यही आंसर आता है हमेशा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई आपसे पूछे कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की प्रोडक्ट क्या होगी, तो इसे ऐसे लिख लो, संख्या मान लो संख्या है कोई भी n। ठीक है, और उस संख्या के फैक्टरों की संख्या स्मॉल n मान लो बाय 2, ये होगी भाई गुणनखंडों का गुणनफल। इतनी बात समझ में आई। संख्या और उसके गुणनखंडों की संख्या डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एक और एग्जांपल बता देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे वो E72 लिख लेते हैं इस बार 72। ठीक है, अब 72 के फैक्टर बताओ फटाफट मुझे, क्या होगा 9 8 72, 9 को लिखेंगे हम 8, 2 की पावर 3 और 9 को लिख दो 3 की पावर 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, यहाँ से एक पावर बढ़ा के गुना कर दोगे, कितना आ गया 4 3 12। नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए 12। तो अभी जो बताया संख्या लिखो 72, उसकी पावर 12/2, तो कितना आ गया 72 की पावर 6। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, यही इसका क्या होगा राइट
आंसर होगा। इसके बाद अगर देखो कभी बच्चा ये भी सोच सकता है कि भाई ये पावर अगर 12 ना आए, मतलब ये क्या है, सम संख्या है, लेकिन अगर ये विषम संख्या आ गई, ठीक है, अगर क्या आ गई, पावर विषम संख्या आ गई, जैसे कि 100 का, 100 के देखो 100 के होते हैं क्या, 5 की 2 और 2 की पावर 2, तो ये कितना हो गया, 3 गुना 3 कितना आ गया, 9। तो भाई ये क्या हुआ कि गुणनखंडों की संख्या क्या आ गई, विषम आ गई। तो इसे कैसे करेंगे, तो 100 लिखोगे, उसके पावर 9/2 लिख दो, ठीक है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख दो। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं भाई, ये पावर क्या है 2, इसे अंदर भी तो लेके आ सकते हैं, तो 100 की पावर क्या हो जाएगा 1/2, इस पूरे की पावर 9, और 100 की पावर 1/2 का मतलब क्या है, √100। 100 की पावर 1/2 का मतलब क्या है भाई, √100, और ये किसका मान होता है, 10 का, तो 10 की पावर कितना आ गया, 9। ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अगर कभी नंबर ऑफ फैक्टर विषम संख्या भी आ गई आपकी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भाई कोई डाउट नहीं है उसमें, आप क्या करोगे, उसे भी ऐसे ही सोल्व कर दोगे। और देखो एक और बात बता देता हूँ, ये हमेशा जो नंबर ऑफ फैक्टर है, या इस बात को नोट ही कर लो, नेक्स्ट पेज पे मैं नोट ही करा देता हूँ, इसको लिख लो भाई अपनी कॉपी में, लिख लो, ओनली अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज़ odd number of factor, has odd number of factors, ठीक है। क्या लिखा भाई, कि केवल odd number of factors, ठीक है। ओनली अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज़ odd number of factor, मतलब जो भी कोई ऐसा नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे अभी हमने देखा था ये यहाँ पे 100 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसके जो गुणनखंडों की संख्या है वो क्या आई, ओड नंबर आई, ठीक है। यही बात आपको याद रखनी है, जो ओड नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर ओड कब आएंगे, जब संख्या क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी, ठीक है। हिंदी में भी नोट कर लो, केवल पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की संख्या विषम होगी, ठीक है भाई। तो ये बात याद रहेगी, जैसे कि मैं देखो बता रहा हूँ फटाफट 2-3 एग्जांपल, जैसे 36 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर हम इसके क्या निकाल लेंगे, गुणनखंडों की संख्या, तो वो क्या आएगी, विषम होगी, ठीक है, वो क्या होगी, विषम होगी। अभी एक निकाल के बताऊँ फटाफट, तो क्या होगा भाई, ये 4 9 36, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, गुना करोगे एक एक बढ़ा के, 3 गुना 3 कितना आ गया, 9। तो आ गया ना भाई विषम संख्या, ठीक है। और जब भी देखो यहाँ पे विषम संख्या आ जाए, तो आप क्या करें करो, इसको अंडर रूट में लिख दो। अगर इसका क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर अगर निकालना है इसी का, ठीक है, तो क्या करो, इसे अंडर रूट में लिख दिया करो, अंडर रूट 36 और उसकी पावर लगा दो 9, ठीक है। समझ में आई इतनी बात, तो ये कितना आ जाएगा, 6 की पावर 9। और अगर भाई गुणनखंडों की संख्या सम आती है, तो फिर तो कुछ है ही नहीं, बस संख्या और गुणनखंडों की संख्या बटे 2। तो ये बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई, मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए, अगर फिर भी नहीं आया तो भाई कुछ नहीं कर सकते हम, एक बार और क्लास को रिपीट करके देखो, 2-3 बार देखो तो आ ही जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। देखो पहले ही क्वेश्चन क्या है, 2 अभाज्य संख्याओं p और q हैं, p गुना q के न्यूनतम कितने गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है भाई। क्या पूछा इसने हमारे से, गिवन 2 प्राइम नंबर्स p एंड q क्या है, प्राइम नंबर है, व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ p इन मल्टीप्लाई q, ठीक है। देखो 2 अभाज्य संख्या है, मतलब ये p और q क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो जब इनकी गुना करोगे तो क्या इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर है, नहीं है, तो ये खुद में ही क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे इस संख्या के। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे मैंने 2 प्राइम नंबर लिए, क्या 7 और 2, ठीक है, 7 और 2, और इनकी कर दी मल्टीप्लाई, ठीक है।
तो क्या आ गया भाई 14 आ गया, मल्टीप्लाई कर दी क्या आ गया 14। अब मैं इसके प्राइम फैक्टर करूँगा तो वही प्राइम फैक्टर होंगे इसके, ये संख्या ही दोबारा आ जाएगी और इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1। ठीक है, अब ये पूछ रहा कि गुणनखंडों की संख्या कितनी हो सकती है। जब पावर 1 होगी तो 1 बढ़ा के गुना करोगे तुम तो कितना आ गया 4। तो अगर कोई भी ऐसे दो प्राइम नंबर है, ठीक है, उनकी हम गुना कर देते हैं तो उनके गुणनखंडों की न्यूनतम संख्या क्या होगी 4 होगी, इससे कम तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा 4। ठीक है भाई, उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है 2 की पावर 11, 3 की पावर 19 और 5 की पावर 23 के कुल कितने गुणनखंड है। अच्छा ये तो आसान क्वेश्चन है बहुत, तो ये क्वेश्चन आप लिख लो, आप करके बताओगे या मैं ही चलो करा देता हूँ इसको भी। क्वेश्चन है कि 2 की पावर 11 और 3 की पावर 19 और 5 की पावर 23 में कुल कितने, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो हमें पता है क्या करते हैं हम, पावर बढ़ा के, जैसे 11 है इसकी पावर तो 1 बढ़ा के 12, 19 को 1 बढ़ाओगे 20 गुना में, 23 को 1 बढ़ाओगे कितना आ गया 24। अभी देखो 24, ये देखो 12 दूनी 24 गुना में 24, और 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 और 1 0, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो मुझे तो लग रहा है कि भाई बहुत हो गया इसके ऊपर, गुणनखंडों की संख्या बता दी, सब कुछ बता दी मैंने, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, इसके बाहर तो कुछ नहीं बन सकता। ठीक है भाई, एक जो क्वेश्चन आता है चलो वो मैं जब अलजेब्रा वगैरह पढ़ाएंगे तो उसमें बता दूंगा। मेरे ख्याल से तो यहाँ तक कंप्लीट है, कुछ नहीं बचेगा इसके बाद। स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर हैज एक्जैक्टली 3 फैक्टर। हाँ ये बात भी एक रहेगी, चलो नोट करा देते हैं, ये वाली बात भी लिखोगे, एक लाइन और नोट करोगे भाई अपनी कॉपी में। क्या लिखोगे, स्क्वायर ऑफ आ प्राइम नंबर। देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं सीडीएस के मैथ के पेपर में, तो आपको इन पे भी बहुत ध्यान रखना है, इन कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है पूरा। हैज़ एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। अरे भाई तो क्यों बंद हो गया, फैक्टर्स। ठीक है भाई, अब क्या मतलब है इसका कि स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर मतलब किसी भी अभाज्य संख्या का वर्ग करने पर उसके 3 फैक्टर होते हैं। ठीक है, उसके फैक्टरों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। जैसे मैं कोई भी प्राइम नंबर लूँ, मैंने लिया 5, मैंने क्या किया इसका स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया भाई 25। ठीक है, अब इसके क्या होंगे, इसके 3 फैक्टर होंगे, फैक्टरों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे इसके 3 ही होंगे। ठीक है, चाहे तुम करके देख लो भाई, निकालने भी बताए हैं तुम्हें कि कैसे निकालोगे। ऐसे लिख देंगे 5 का स्क्वायर और फिर पावर को 1 बढ़ा के गुना कर देते हैं। अब गुना करने के लिए कुछ है ही नहीं, पावर को 1 बढ़ा दो, गुना किसके साथ करे, कुछ है ही नहीं, तो क्या आ गया 3। तो इसके 3 फैक्टर होते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट याद रखनी है, क्या पता डायरेक्ट आपसे ऐसी स्टेटमेंट पूछ ले। ठीक है, अब बता भी दो, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कि 1, 5 और 25 यही तो होंगे बस। ठीक है, बहुत ही आसान बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ में नहीं आया कुछ बहुत बड़ी बात बता दी। ठीक है, मेन जो मकसद था वो ये स्टेटमेंट, ये आपको याद रखनी, क्योंकि भाई सीडीएस के पेपर में स्टेटमेंट पूछ ली जाती है तो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, यूपी टेट सी टेट में भी ऐसे ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद चलो मैं तो आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, एक प्यारा सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप घर से करना, प्रैक्टिस के लिए है भाई। क्वेश्चन लिखोगे 4200 के गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। दूसरा समगुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तीसरा क्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। अब इंग्लिश में बोल दूंगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है,
उसके बाद गुणनखंडों का योगफल, सब कुछ निकाल के देखना है इसमें आपको, का योगफल और गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, ये सब आप खुद से निकाल के देखोगे। देखो क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं आपको, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ओड फैक्टर, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। उसके बाद आप निकाल लेना नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, विच आर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये निकाल लेना। फिर परफेक्ट क्यूब निकाल लेना, ठीक है, ये सब निकाल लोगे आप इस संख्या के तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा ठीक से। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स भी ख़त्म हो गया भाई। इसके बाद हम कल से क्या स्टार्ट करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लेंगे इसके बाद हम शेषफल पर में। और हाँ, तो ये लगभग आपका मैक्सिमम सिलेबस जो है नंबर सिस्टम का हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद।